पीपल्स पार्टी अब मार्च से पहले अपनी भरपूर सियासी परेड कर रही है। दोनों सियासी जमातों की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी भी जारी है कि रूस इतवार तक यूक्रेनी दारुल हुकूमत पर मुकम्मल कब्जा करके हुकूमत खत्म कर देगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक औरत अपने 3 माह का बच्चा डॉक्टर को दिखाने आई कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे के कान में दर्द है। डॉक्टर ने बच्चे की माँ की शिकायत सुनी और डॉक्टर ने बच्चे का मुआयना करना शुरू कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर ने औरत से मुखातिब होकर कहा कि वाकई इसके कान में इन्फेक्शन हुआ है। और इसके बाद डॉक्टर ने नोट पैड उठाकर कुछ दवाई लिखी, जिसके बाद औरत जाने लगी तो डॉक्टर ने आवाज़ देकर उसको रोका। वो रुक कर पीछे देखने लगी। डॉक्टर ने उससे हैरानगी के साथ एक सवाल पूछा कि बहन जी, आपका बच्चा 3 माह और 7 दिन का है, जो बोल भी नहीं सकता, तो आपको कैसे पता चला कि इसके कान में तकलीफ़ है? अब डॉक्टर का सवाल सुनकर वो मुस्कुराई और डॉक्टर की तरफ मुखातिब होकर कहने लगी कि भाई जी, आप कान की तकलीफ़ पर हैरान हैं और मैं अपने बच्चे की रग रग से वाकिफ़ हूँ। ये कब रोता है, ये कब जागता है, ये कब सोता है, कब उठता है, मुझे इसके सारे दिन का स्केड्यूल पता है, क्योंकि मैं माँ हूँ। और जब भी मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ होती है तो ऐसी सूरत हाल में उसके दिन भर का जो स्केड्यूल है वो बदल जाता है। मेरे बच्चे के खाने पीने, सोने जागने के औकात बदल जाते हैं। अच्छा, उसने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि तबीयत ख़राब होने से इंसान हर वक्त बेचैन रहता है और कल रात से मेरा बच्चा भी बहुत ज़्यादा बेचैन था और मुसलसल रोए चला जा रहा था। मैंने रात जाग कर गुजारी और जब सुबह हुई तो मैंने गौर किया कि बच्चा जब रो रहा था तो साथ ही वो अपना नन्हा हाथ अपने नन्हे से कान की तरफ ले जा रहा था। मैं बच्चे को उसके बाप के पास ले गई कि इसके कान में दर्द है, तो वो भी मुझे सवालिया नज़रों से देखने लगे कि मुझे कैसे पता चला कि इसके कान में दर्द है। इसी दौरान मेरे शौहर ने बच्चे के कान पर हाथ रखा, जिस पर बच्चा और ज़ोर से रोने लगा और मैं भी बच्चे की तकलीफ़ देखकर रोने लगी। मैं अपने बच्चे की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकी क्योंकि मैं माँ हूँ। अच्छा, औरत चली गई और डॉक्टर औरत की सारी बात सुनकर रोने लगा और कुछ देर तक खड़ा होकर ये सोचता रहा कि माँ 3 माह के बच्चे का जो दर्द है वो समझ सकती है और मैं रोज़ाना माँ से कितनी दफ़ा झूठ बोलता हूँ और वो यकीनन मेरे सारे झूठ जानती है क्योंकि वो माँ है। डॉक्टर ने खुद से ये इरादा कर लिया कि वो अब कभी भी अपनी वालिदा से झूठ नहीं बोलेगा। अब नाज़रीन, माँ कुदरत का अता करदा एक ऐसा अनमोल तोहफ़ा है जिसका नेमुल बदल मौजूद नहीं है। माँ है तो जहान है, माँ है तो ज़िंदगी की हर रौनक है, माँ नहीं है तो ज़िंदगी में उजाला नहीं है, खुशी नहीं है, रोशनी नहीं है, और माँ नहीं है तो ज़िंदगी के समझे कि सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। जिस तरह माँ का एहतराम लाज़मी है, ठीक वैसे ही हमारा जो मुल्क है उसको हम कहते हैं धरती माँ, मुल्क को कहते हैं धरती माँ। इसका एहतराम भी हम पर उतना ही फ़र्ज़ है से हमने माँ का एहतराम करते हैं। झूठ बोलना, किसी को धोखा देने का मतलब ये है कि हम अपनी धरती माँ को धोखा दे रहे हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि हमारे जो रहबर हैं वो भी इस धरती माँ की आंखों में धूल झोंकते आए हैं, क्योंकि हमारे रहबर अवाम को रिलीफ पहुंचाने के बजाय अपनी सियासी रवैये से अवाम के दुखों का मदावा नहीं कर रहे, बल्कि वो अवाम के दुखों में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। अब इस वक्त देख लें कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, लेकिन हमारे रहबर हुकूमत को गिराने के चक्कर में जो महंगाई है उसके चेक को कैश कराकर अपनी सियासत को कैश करा रहे हैं। अब आप देखिए कि यूक्रेन और रूस में कशीदगी जारी है और वज़ीर आज़म इस दौरान रूस के दौरे पर थे। अब ऐसे में यूक्रेन और रूस की कशीदगी की वजह से अपोजिशन ने वज़ीर आज़म को रूस का दौरा मनसूख करने का मशवरा दिया और वज़ीर आज़म के इस दौरे पर तरह तरह के प्रोपेगेंडे भी किए। हालांकि ये दौरा अहमियत का हामिल था और रूस और यूक्रेन में होने वाली कशीदगी की वजह से मईशत पर बुरे असरात भी पड़ना शुरू हो गए। अब ऐसे में अगर दोनों मुल्कों के दरमियान हालात मज़ीद ख़राब होते तो पाकिस्तान पर भी बुरे असरात पड़ेंगे। और खुदा ना ख्वास्ता ऐसा होने की सूरत में अपोजिशन जो पहले ही महंगाई को बुनियाद बनाकर हुकूमत को घर भेजना चाहती है, वही अपोजिशन हालात की संगीनी को समझने की बजाय इसको भी हुकूमत की नाअहली करार देगी। और मुल्क इस हाल में नहीं है कि यहाँ पे सियासी महाजराई को अफोर्ड किया जा सके, लेकिन सियासी जोड़ तोड़ का आगाज़ हो चुका है। अपोजिशन की मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। अच्छा, मार्च के महीने से पहले मार्च और धरने की बाज़गश भी सुनाई दे रही है। अब जैसा कि पीपल्स पार्टी पीडीएम के लॉन्ग मार्च से पहले आपको पता है कि 27 फरवरी को से इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी का ऐलान कर चुकी है और पीपल्स पार्टी अवामी ताकत के साथ हुकूमत पर दबाव डालने की स्ट्रैटेजी पर भी अमल पैरा है। अब खबर ये कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की जो तैयारियां हैं वो फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी हैं और शहर कायद पार्टी झंडों, बैनर्स, बिल बोर्ड से सज चुका है और वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़, बेरोज़गारी, महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने कह दें कि तबले जंग बजा दी है।
अब पीपल्स पार्टी के ज़िले जो सदूर हैं मार्च की कामयाबी के लिए मुतहरक हो गए हैं। कारकुनान के लिए भी जो कंटेनर्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ अज़ला में रात में जलसे, दिन में रैलियाँ निकाली जा रही हैं। पीपल्स पार्टी अब मार्च से पहले अपनी भरपूर सियासी परेड कर रही है और पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जी वो अब नालायक हुकूमत को घर भेजने के अपनी पूरी ताकत, पूरा जोर लगा देगी। अच्छा, शहरी रहमान साहिबा कुछ फरमा रही, उनका क्लिप चलाइए जी। तो सुना आपने शहरी रहमान साहिबा को। पीपल्स पार्टी समझती है कि हुकूमत ने नए पाकिस्तान के चक्कर में मुल्क का सत्यानाश कर दिया और अवाम को मजीद तकलीफ से बचाने के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत का ये जो तख्ता है उलटने के लिए अपनी सियासी मुहिम है उसका आगाज कर रही है कि किसी तरह हुकूमत घर चली जाए। पीपल्स पार्टी अवामी हल्कों में अपनी ये सफाई दे रही है कि जी पीपल्स पार्टी की ये सियासी जो जिद्दोजहद है ये किसी गर्ज के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अवाम के लिए। पीडीएम ने पीपल्स पार्टी को अपने मार्च में शामिल होने की दावत दी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने शुक्रिया के साथ मना कर दिया। अब पीडीएम ज़बानी कलामी तो पीपल्स पार्टी के मार्च की हिमायत कर रही है, लेकिन अमली तौर पर प्रैक्टिकली पीडीएम पीपल्स पार्टी की कितनी सपोर्ट करेगी ये आने वाला वक्त ही बता देगा और बड़ी जल्दी बता देगा। अब इस मार्च का पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये आपको बड़ी जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन खबरें ये हैं कि पीपल्स पार्टी पीडीएम से बर्तरी लेने में कामयाब ज़रूर हो गई है, क्योंकि पीडीएम तो सिर्फ आपको पता है तारीख पे तारीख देती रही। इनकी तारीख पे तारीख देने की भी एक तारीख है, लेकिन जब मार्च करने की बाजी आती तो फिर उस पर क्या होता था कि जी पीडीएम जो है फिर से अपनी तारीख बदल लेती थी। यानी बार बार ऐसी बारियाँ आती रही, ऐसे मौके आते रहे, लेकिन हमने देखा कि तारीख पर तारीख देने की एक तारीख चलती रही। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अकेले होते हुए भी रिस्क लिया और हुकूमत के खिलाफ अकेले ही अपनी मंजिल की जानिब निकल जाने के अज़म किया। और अब इतवार के रोज़ पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ जो सियासी जिद्दोजहद है उसका बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। अच्छा, अपोजिशन की ये जो आपस की और हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ जो मुलाकातें हुई हैं उसमें तो मार्च से ज़्यादा अदम एतमाद की तहरीक पर फोकस किया गया, लेकिन सवाल ये कि ये सब जमातें अदम एतमाद की तहरीक लाने में संजीदा, तो फिर लॉन्ग मार्च धरने से क्या फ़ायदा होगा। और हुकूमत इस सवाल का जवाब ये दे रही है कि जी इस वक्त मुकाबला अपोजिशन हुकूमत का नहीं है, बल्कि इस वक्त मुकाबला पीडीएम और पीपल्स पार्टी में कि कौन बेहतर सियासत करता है। और नाज़रीन, ये बात भी हकीकत है कि जी बड़े से बड़े धरने, बड़े से बड़े मार्च के बावजूद हुकूमतें हिली नहीं हैं, इसीलिए पीपल्स पार्टी के मार्च को भी शक भरी निगाहों से देखा जाएगा। अच्छा, खुर्शीद शाह साहब शक खत्म करने के लिए वजाहत ये दे रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी का जो मकसद है इक़्तिदार का हसूल नहीं है बल्कि अवामी रिलीफ है। ज़रा सुनिएगा शाह साहब को। तो सुना आपने खुर्शीद शाह साहब को, कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी का मार्च वज़ीर आज़म बनने के लिए नहीं है, इक़्तिदार के हसूल के लिए नहीं है और ना ही ये एहतजाज हुकूमत के खिलाफ है बल्कि महंगाई के खिलाफ है। लेकिन खुर्शीद शाह साहब के इस वजाहत पर सवाल ये उठता है कि अगर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार का हसूल नहीं चाहती तो फिर पीपल्स पार्टी ने अपने जलसों में जुलूसों में ये जो बिलावल साहब के वज़ीर आज़म बनने के नारे क्यों लगाए। पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा ये भी कह चुके हैं कि जी अगली बार वज़ीर आज़म बिलावल ही होंगे और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अवामी दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलना बहुत ज़रूरी। तो ऐसे में जो बाकी अपोजिशन जमाते हैं उन पर तो इतना ही अवामी दबाव होगा जितना पीपल्स पार्टी पर है। तो फिर पीडीएम हुकूमत के खिलाफ फौरी अदम एतमाद की तहरीक क्यों नहीं लाती है। कहा यह जा रहा है कि जी अदम एतमाद में जो ताख़ीर है उसकी वजह पीडीएम और पीपल्स पार्टी में जो फौरी इंतखाबात को लेकर इख्तलाफात हैं वो हैं। जेयूआई और नून लीग आपको पता है फौरी इंतखाबात चाहती है, लेकिन पीपल्स पार्टी जल्दबाजी नहीं करना चाहती है, पूरी तैयारी के साथ मैदान में निकलना चाहती है। और शायद पीपल्स पार्टी समझती है कि अगर फौरी इंतखाबात की तरफ गए तो ऐसे में पीपल्स पार्टी अपने जो मतलूबा नताइज हैं वो हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकेगी। और इसीलिए पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म की पेशकश कर दी है, जिसपे पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन सवाल उठा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा की पेशकश इसलिए की है ताकि मुस्लिम लीग नून मुआशी बहरान पर काबू पाने में नाकाम हो जाए और इसका फ़ायदा अगले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को पहुंच जाए। लेकिन इस वक्त अली ज़ैदी वो सिंध हुकूमत को तकलीफ पहुंचाने के लिए सिंध की जानिब मार्च करने को तैयार हैं। ज़रा क्लिप चलाइएगा अली ज़ैदी साहब का। तो सुना आपने अली ज़ैदी साहब को, कह रहे हैं कि जी अभी तो मौसम गर्म नहीं हुआ लेकिन मुखालिफिन अभी से खौफ और घबराहट का शिकार हो गए हैं। और अली ज़ैदी साहब ने सिंध मार्च का प्लान बताते हुए कहा है कि हम कल दोपहर में घोटकी से अपने मार्च का आगाज़ करेंगे। साथ ही शिकायत भी कर रहे हैं, वो क्या कि जी सिंध हुकूमत उनके सिंध मार्च को रोकने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो अपना जो रद्द अमल है वो देते हुए कह रहे हैं कि क्या हम आपके गुंडों से डर जाएंगे या रुक जाएंगे। जी हाँ, गुंडों का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया और कह रहे जी हमारी जमात में दहशतगर्दी नहीं है, हम डरते नहीं हैं। दहशतगर्दी सियासत में सबसे पहले पीपल्स पार्टी लेकर आई थी, अब मार्च के बदले मार्च किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब वो कुछ फरमा रहे हैं, बल्कि सिंध मार्च के लिए भरपूर में दिखाई दे रहे हैं। ज़रा देखिएगा जी। तो सुना आपने शाह महमूद कुरैशी साहब को, कहते हैं कि जी सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी की लूट मार से तंग आ चुके हैं, इसलिए अब इनसे छुटकारा नागुज़ीर हो चुका है। इसलिए वो अवाम से अपील कर रहे हैं कि जी वो तहरीक इंसाफ के मार्च को कामयाब बनाने के लिए साथ दें। पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद में पड़ाव डालने जा रही है, तहरीक इंसाफ सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ महाज सजाने जा रही है। अच्छा, पीपल्स पार्टी एक तीर से दो शिकार करना चाहती, कैसे?
एक तरफ मार्च की तैयारियां कर रही है, दूसरी जानिब सियासी राब्ते बढ़ा रही है। अब कल जरदारी साहब उन्होंने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब से मुलाकात की और ख़बर के मुताबिक इस मुलाकात की ये जो अंदरूनी कहानी है वो ये सामने आई है कि जी आसिफ अली जरदारी साहब ने जमात इस्लामी से अपोजिशन जमातों की जानिब से वज़ीर आज़म के खिलाफ मुमकिन तहरीक अदम एतमाद में ताउन की दरख्वास्त की है। और सिराजुल हक साहब से मुलाकात के बाद पर का कहना था कि जी जमात इस्लामी से हम 100% मुतमईन हैं और अदम एतमाद की जो तहरीक है वो अवाम की ताकत से हर हाल में कामयाब हो जाएगी। राजा परवेज़ अशरफ का क्या कहना था, ज़रा सुनिएगा उन्हीं की ज़बानी। जी तो सुना आपने, राजा परवेज़ अशरफ साहब क्या कह रहे हैं कि जी अदम एतमाद की तहरीक को लेकर अपोजिशन में मुकम्मल इत्तफाक राय मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द सब सामने आ जाएगा, अपोजिशन की जीत अवाम की जीत होगी। ये भी कह रहे थे कि जी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हर जमात अवाम की फ़िक्र करे। शुजात हुसैन साहब भी अवाम की फ़िक्र करते हुए मेल मुलाकातों की सियासत देखते हुए कह रहे हैं कि जी मुआशी हालात दुरुस्त ना किए तो सबकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त जो मुआशी हालात हैं उसको सबसे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि जी मुल्क के अंदर ख़ास तौर पर लाहौर में सियासी माहौल बना हुआ है, हर जमात के लीडर मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, हर लीडर अपनी अपनी जमात के मौक़िफ़ को बयान कर रहे हैं। अच्छा, फजलुर रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब मुलाकात के लिए आए। मुलाकात में हर किस्म के मामलात पे बातचीत हुई है और बाज़ जो तजावीज़ हैं वो भी ज़ेरे गौर आई। लेकिन अगर हम मुलाकातों में मसरूफ़ रहे तो अवाम सियासतदानों पर एतबार करना छोड़ देंगे। लेकिन से दावे कर रहे हैं कि अपोजिशन अदम एतमाद के लिए नंबर गेम पूरी कर चुकी है। पीपल्स पार्टी दावा करी कि इसको जमात इस्लामी की हिमायत हासिल है और लियाकत बलोच साहब वो भी दीगर अपोजिशन जमातों की तरह हुकूमत को बड़ा रिस्क कह रहे हैं। किस तरह, ज़रा सुनिएगा। सुना आपने, लियाकत बलोच साहब क्या फरमा रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने मुल्क को हर लिहाज से नुकसान पहुंचाया। उन्होंने मुतालबा किया कि जी इमरान खान अपनी नाकामी तस्लीम करते हुए अपनी टीम के साथ मुस्ताफ़ी हो जाएं क्योंकि हुकूमत मुल्की और कौमी सलामती के लिए रिस्क बन गई है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब हुकूमत को अवाम के लिए बहुत बड़ा ख़तरा करार दे रहे हैं और साथ ही हुकूमत के इल्ज़ामात का जवाब भी दे रहे हैं। ज़रा सुनिएगा क्या कहते हैं शहबाज शरीफ साहब। जी तो सुना आपने शहबाज शरीफ साहब को क्या फरमा रहे हैं कि जी महंगाई ने अवाम को मुश्किल में डाल दिया, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तहरीक अदम एतमाद आईनी हक है, ये ऑप्शन इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे कौम के सामने रुस्वा करने की कोशिश की गई, मुझे साफ पानी में बुलाकर आशियाना केस में गिरफ्तार किया गया, कहा गया कि साफ पानी केस में अरबों का गबन किया, मुझ पर साफ पानी कंपनी का झूठा मुकदमा बनाया गया। अक्टूबर 2018 में नैब ने मुझे अपने अकूबत खाने बुलाया। शहबाज शरीफ साहब ने मजीद ये कहा कि जी नैब न्याजी गठजोड़ ने कंपनी के CEO चेयरमैन को भी नहीं छोड़ा। ये शहबाज शरीफ साहब एहतसाब के अमल पर सवाल उठा रहे हैं और साथ ही साथ अपनी सफाइयां भी पेश कर रहे हैं। लेकिन सच्ची बात करूं, अवाम को इन दोनों चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। उन्हें गर्ज है तो सिर्फ इससे है कि कौन सा रहनुमा उनके मसाइल हल करेगा या अवामी मसाइल के हल का एटलीस्ट दर्द रखता हो कि कोशिश कर रहा है, दर्द रखता है तो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है तो आधी कोशिश भी कामयाब हो जाए तो शायद थोड़े बहुत मसाइल ही हल हो जाएं। अब ये जो मेल मुलाकातें हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियाँ हैं, अवाम के दर्द को बताएं, ज़रा दिल पे हाथ रखें। जितने नाज़िम मेरे सुन रहे हैं कि आपके दर्द को कम करें इनकी मुलाकातें, आपका दर्द कम हो रहा है, आपके मसले कम हो रहे हैं, इसकी उससे मुलाकात, उसकी उससे मुलाकात, ये इसके खिलाफ बयान दे रहा है, उसके खिलाफ बयान दे रहा है। अवाम को क्या लेना देना इन मुलाकातों से और इन बयानबाजियों से। महंगाई को अवाम चाहती है कि कोई ख़त्म करे, महंगाई को ख़त्म नहीं कर सकती मुलाकातें, बयानबाजियाँ। अवाम का सही दर्द है महंगाई। अब इसके लिए सियासत को एक तरफ रखना होगा और सबसे पहले जो काम करना होगा वो ये कि अवाम के दर्द को, तकलीफ को एटलीस्ट दिल से समझना होगा। जब आप समझेंगे कि हाँ अवाम बेचारे का जो दर्द है, अवाम का जो दुख है, अवाम की तकलीफ ये महंगाई है, फिर आप उसके हल के लिए कोशिश करेंगे, दिल से कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं मिल सकता हल। और अगर रहबरों ने अवामी जज्बात को ना समझा, उनको अपनी पड़ी रही, अपने मुफावदात के चक्कर में घूमते रहे और ये जो सारा जो खेल तमाशा सियासी लगा हुआ है, यकीन जानिए ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। अवाम इनसे कह देगी कि बस ऐसे ही नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सिंध में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज और मार्च की तैयारियां उरूज पर हैं। दोनों सियासी जमातों की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी भी जारी है। सदर PTI सिंध अली जैदी का कहना है कि जी कल दोपहर में गोटकी से अपने मार्च का आगाज़ करेंगे और पीपल्स पार्टी की क़यादत 27 फरवरी से कराची से इस्लामाबाद की जानिब मार्च का आगाज़ करने जा रही है।
क्या सिंध में तसादुम की सियासत होने जा रही है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। रुकने कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी कादिर खान मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब वक्त देने के लिए। मंदोखेल साहब, लॉन्ग मार्च भी आप करने जा रहे हैं और साथ ही साथ ये अदम एतमाद की जो तहरीक है उसके लिए भी मुलाकातें हो रही हैं, जरदारी साहब मुलाकातें कर रहे हैं। हुकूमत लॉन्ग मार्च से जाएगी या अदम एतमाद की तहरीक से? अवाम बड़ी कंफ्यूज है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब एक जिम्मेदारी आसिफ अली जरदारी साहब को दे दी है तो आपको पता है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि एक जरदारी सब पर बारी, बल्कि हम कहते हैं एक जरदारी सबसे यारी। अभी से देखो हुकूमत की जो वार खता हो रहा है। आज हमारी रैली थी और अभी एक जलसे में बैठा हूँ और परसों इंशाल्लाह जहाँ कराची से जहाँ मैं बैठा हूँ लॉन्ग मार्च में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में जब ये इस्लामाबाद पहुँचेगा तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद पहुँचने से पहले जो है ना इनका दड़म तख्ता हो जाएगा, क्योंकि इनकी अभी से इनको पता है कि इनके परिंदे इधर उधर उड़ रहे, इत्यादियों से हमारी बात चल रही है और हमारे फिगर पूरे हैं। तो इंशाल्लाह अदम एतमाद तहरीक के पास हो जाएगी और लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद पहुंचने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से दावा किया जा रहा है बार बार ऑपोजिशन की जानिब से। आपने भी कहा कि नंबर गेम जो पूरी हो जाएगी, नंबर का जो मसला कहा जा रहा है कि नंबर पूरे नहीं होंगे। इत्तेहादी सामने आके कैमरे के यही कहते हैं जी कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन आप लोगों की जानिब से कहा जाता है, PDM की जानिब से कहा जाता है, मौलाना साहब की जमात देख लें या फिर PMLN की जानिब से भी यही मौक़िफ़ सामने आता है कि जी बहुत से इत्तेहादी ऐसे हैं, इनफैक्ट PTI के कुछ लोग ऐसे हैं जो आप लोगों के साथ हैं, तहरीक अदम एतमाद में आप लोगों का साथ देंगे, लेकिन नाम डिस्क्लोज करने से मना किया गया है। तो बाकी इतने ज्यादा लोग आपके साथ हैं कि आप बड़े कॉन्फिडेंट है कि तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी, नंबर गेम भी पूरी हो जाएगी और हुकूमत वाकई घर चली जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये कि 162 हमारे पास अरकान मौजूद है और 172 की जरूरत है, तो हमें सिर्फ 10 की जरूरत है। 10 की जरूरत है ना? बिल्कुल जी। 10 आप अगर 10 की मैं अगर काफ लिख दूं, मैंगल साहब की पार्टी ढूंढ लूं या MQM कर लूं या खुद MQM के लोग या खुद जो PTI के लोग हैं जो असम्बली में इनके खिलाफ बातें कर रहा है और फिर जहांगीर तरीन साहब के साथ जो ग्रुप है, तो मैं समझ रहा हूँ कि 10 का फिगर जो है ना बड़ी आसानी से हम क्रॉस कर लेंगे और बल्कि उसके कहीं ज्यादा हमारी इंशाल्लाह वोट होंगे। आप ये समझ रहे हो, जब जरदारी साहब को टास्क दे दिए तो जरदारी साहब न तो वो अच्छा मंदोखेल साहब, एक बात समझ नहीं आ रही, जो बात कंफ्यूज कर रही है कादिर साहब, वो बात ये है कि आप बार बार, आपका भी मौक़िफ़ ये है कि आपकी पार्टी में से कोई भी आता है वो ये कहा जाता है कि जी ये जो अदम एतमाद की तहरीक है यही कामयाब हो जाएगी, ये लॉन्ग मार्च की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो फिर लॉन्ग मार्च जो किया जा रहा है ये क्या है? ये प्रेशर है, प्रेशराइज करने के लिए किया जा रहा है? क्या इसके पीछे एक साइंस है, नफ्सियात है? क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक, दूसरा फिर PMLN वालों की बात सुन लें, मौलाना साहब की पार्टी की बात सुन लें, सबका ये कहना है कि एक दिन भी हुकूमत को नहीं देना चाहिए, ना इंसाफी होगी अवाम के साथ। तो इतना डिले क्यों किया जा रहा है, इतनी ताखीर क्यों की जा रही? नहीं मान रहे इत्तेहादी? देखिए, आपको याद होगा पीपल्स पार्टी न धरनों पे यकीन करती है, ना सुप्रीम कोर्ट और PATV पे हमला करने की हम हिमायती है, न पुलिस अफसरान को थप्पड़ मारने, न उंडी के जरिए पैसे। देखिए, पीपल्स पार्टी एक जमहूरियत के अंदर अदम एतमाद की तहरीक जो है ना वो भी आप लोग आईनी रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। जो आप बिल्कुल आपने कहा कि ये जो बिलावल भुट्टो साहब ने परसों जो हमारे लॉन्ग मार्च कराची से जहाँ इस वक्त बैठा हूँ, यहाँ से ऐलान करूँ मैं बैठा हूँ, इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब के हल्के लियारी में बैठा हूँ, तो आप यकीन करेंगे कि इतना जोश खरोश है, ये प्रेशर भी है, नफसाती मार भी है और हुकूमत के हिसाब खता होने के लिए सारी चीज़ हम करेंगे। ये हमारे जमहूरी हक है और इंशाल्लाह जब इस्लामाबाद पहुँचेंगे इससे पहले इनका दड़म तख्ता हो जाएगा। और अभी से हुकूमत की जो सूरत हाल है आप देख रहे हैं, पहले तो पाकिस्तान के अंदर वो तनाते, आज आलमी सतह पे भी जहाँ ऐसे मौके पे जहाँ पूरा दुनिया जो न रूस के खिलाफ है उनकी हमला की और ये जाके रूस के सदर के साथ बैठ के, तो मैं समझ रहा हूँ कि उन्होंने अपने खिलाफ अमेरिका को भी कर दिया, मगरब को भी कर दिया और पूरी दुनिया को कर दिया। ये है इनकी खारजा पॉलिसी, माशी पॉलिसी तो आपने देख ली है। पेट्रोल अब कहाँ से जा रहा है, आज मैं इनका तर्जमान को देख रहा था, वजारत खजाना के तर्जमान को सुबह सुन रहा था, वो कह रही है हमारी मेहरबानी है वरना पेट्रोल 201 रुपये होने चाहिए। 850 अरब जो है ना हमने बचा लिए या हमने आवाम पर लोड नहीं डाला। तो अगर हुकूमत की तर्जमान इस तरह बातें कर रहे हैं तो सोच रहे हो कि आवाम की कमर पहले से टूटी हुई है बेरोजगारी की वजह से और इस सूरत हाल की वजह से, तो मैं समझ रहा हूँ कि इनका काम खत्म हो जाएगा और इस्लामाबाद पहुँचने से पहले ही हमारा मामला खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इस्लामाबाद पहुंचने के लिए जो आप लोगों ने एक स्केड्यूल शेयर किया है वो तो यही है ना कि आपने 10 दिन या 11 दिन बताया कि आप लोग पहुंच जाएंगे, उसके मुताबिक मतलब जहां जहां रुकेंगे फिर आप लोगों का इस्तकबाल किया जाएगा, आप लोग वहां जलसे करेंगे। तो ये बताइएगा मंदोखेल साहब, क्या आप कह रहे हैं 10-12 दिन में, यानी आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो घर चली जाएगी आप लोगों के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही कुछ हो जाएगा?
इंशाल्लाह इससे पहले हो जाएगा और आपको अभी से फिगर का अंदाजा भी हो गया। और सियासी जो कुव्वतें हैं या सियासी पार्टियों की मुलाकातें हैं उनसे आपको बखूबी अंदाजा होना चाहिए कि जब जरदारी साहब को टास्क दे दिया गया तो जरदारी साहब शिकस्त मानने वाला नहीं है और इंशाल्लाह ये टास्क कामयाबी के साथ अच्छा मंदो, कैसा प्लान के मुताबिक जरा तमाम नाज़रीन को बता दीजिएगा जिनको अभी तक नहीं पता, प्लान के मुताबिक, स्केड्यूल के मुताबिक आप लोग किस तारीख तक पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद? कितने दिन में आप ये पूरा जो लॉन्ग मार्च का सफर है तय करेंगे? 8 मार्च का है प्लान, लेकिन मेरे ख्याल में उससे ज्यादा लेट हो जाएगी क्योंकि आवाम को जोश खरोश जो मैं देख रहा हूँ। 8 मार्च का बता रहे हैं? 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचने का है हमारे, लेकिन उससे ज्यादा लेट हो जाएंगे मेरा ख्याल है। जिस तरह आवाम का जोश खरोश है और रश है और जारी बातें पूरा हजारों की तादाद में जब गाड़ियां रोड पे चलेंगी तो उसमें कई दिन लगेंगे। मतलब आपने 10 दिन का बताया कि 27 को चलेंगे और 8 मार्च को पहुंचेंगे, तकरीबन 10 दिन ही बनते हैं, तो आप कह रहे हैं कि थोड़ा डिले हो सकता है, 2-3 दिन ऊपर हो सकते हैं, और उससे पहले आप कह रहे हैं कि हुकूमत घर चली जाएगी। इंशाल्लाह उससे पहले चली जाएगी, आपको याद रखना अपना रिकॉर्ड। अच्छा मंदोकिया साहब, अली जैदी साहब, ठीक है, अली जैदी साहब कुछ फरमा रहे हैं, आपके चेयरमैन बिलावल साहब को कुछ कहना चाह रहे हैं, सॉर्ट होगा, जरा टीम चलाइएगा, आप भी जरा सुनिएगा अली जैदी साहब को, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ, चलाइएगा जी उनका क्लिप। जी तो मंदोकिया साहब आपने सुन लिया अली जैदी साहब को। अब 1 मार्च आप कह रहे हैं उनके खिलाफ, आप वफाकी हुकूमत से खुश नहीं है, वो आप लोगों से खुश नहीं है, वो सिंध हुकूमत के खिलाफ 1 मार्च कर रहे हैं, क्या कहेंगे? से मैं अली जैदी साहब से पूछना चाह रहा हूँ वो किसका कस्टोडियन है? मैं कौमी असम्बली में भी यह मुतालबा करता हूँ, आपके जरिए मुतालबा करूँ, वो जरा बता दे वो किसका कस्टोडियन है, इससे पता चल जाएगा इनकी चेयरमैन का वो कितना सादिक अमीन है। और बाकी जो है ना वो जितनी मार्च निकाले ये अफरा तफरी फैलाना चाह रहे हैं और लियारी गैंगवार में हम नहीं है, लियारी गैंगवार का सरगना जुल्फकार मिर्जा और उसकी बेगम साहिबा इनकी काबीना में बैठे हुए हमारे साथ नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन आप होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर जमील अहमद साहब, बात करेंगे यूक्रेन और रूस के मामले पर। वेलकम बैक नाजरीन। यूक्रेन पर हमले के बाद मगरबी दुनिया जब रूस पर पाबंदियां लगा रही थी तो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की रूस के सदर पुतिन से अहम तरीन जो मुलाकात है वो हो रही थी, और मुलाकात के एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जो मौजूदा हालात हैं उस पर अफसोस का इजहार किया और ये कहा कि पाकिस्तान उम्मीद रखता है कि सिफारतकारी एक फ़ौजी तनाज़े से बचा सकेगी। अच्छा, दूसरी जानिब रूसी हमले के बाद अमरीका ने यूक्रेन से मुतालिक अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा है कि रूस इतवार तक यूक्रेनी दारुल हुकूमत पर मुकम्मल कब्जा करके हुकूमत खत्म कर देगा, जबकि यूक्रेनी सदर ने शिकवा करते हुए कहा है कि आलमी बिरादरी ने उन्हें रूस से लड़ने के लिए तनहा छोड़ दिया। इस सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं साबिक सफीर जमील अहमद साहब। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, जब ये अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान से इमरान खान के दौरा रूस का सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि रूसी सदर के मनसूबों के खिलाफ आवाज़ उठाना हर मुल्क की जिम्मेदारी है, और अमेरिका ने पाकिस्तान को रूस के यूक्रेन पे हमले के हवाले से अपना मौक़िफ़ बता दिया था। तो कैसे देख रहे हैं आप इस अमेरिकी बयान को? क्या दबे लफ्ज़ों में ये कोई अमेरिका की धमकी नहीं लग रही? नहीं, अमेरिका ने बिल्कुल डिप्लोमेटिक अंदाज में इंटरनेशनल कानून का हवाला दिया है, और वो इंटरनेशनल कानून यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है, आर्टिकल 51 है, जिसमें कि सॉवरेन कंट्री पे दूसरा कंट्री मुदाखलत नहीं कर सकता है अपने जोर से और अपने ताकत से। तो वो तो एक है उसमें चार्टर में दिया हुआ है। तो उस हवाले से एक डिप्लोमेटिक अंदाज में एक सिग्नलिंग की गई है, एक मैसेजिंग की गई है पाकिस्तान को, क्योंकि हमें एहतमाल था कि जब हम वहाँ जाएंगे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाएंगे, तो रशिया की यही कोशिश होगी वहाँ कि यूक्रेन के हवाले से कोई सपोर्ट के कुछ चंद कलमात हो जाएं, लेकिन कोई भी मुल्क ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। हत्ता कि चाइना ने भी बड़े ही, हालांकि चाइना ने उससे पहले खुल के यूक्रेन के रशिया के मौक़िफ़ की हिमायत की थी हमले से पहले, और वो क्या की थी कि यूक्रेन को में नेटो में यूक्रेन को शामिल नहीं करना चाहिए, वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है रशिया के, ये उन्होंने कहा था चंद दिन पहले। और आज उनका बयान क्या आ रहा है, वो कहते हैं कि चाइना की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है रशिया अपने एक्शन में मजबूत है। मतलब उनका कहने का मकसद ये था, और ना ही उन्होंने कंडेम किया, ना ही उसको सपोर्ट किया। और हमारी भी कोई ऐसे ही है, क्योंकि ऐसे मामलात में हम अपने बहुत ही करीबी दोस्तों से, मुल्कों के लिहाज से, हम उनसे कभी कभी कंसल्टेशन भी कर लेते हैं, और इस मामले में कोई बईद नहीं कि पाकिस्तान और चाइना एक कंसल्टेशन में भी होंगे कि क्या मौक़िफ़ होना चाहिए। और क्योंकि चाइना हमसे कंसल्ट करता रहता है
ऐसे इंटरनेशनल मामलात में, और हमने भी यकीनन किया होगा चाइना के साथ। तो कहने का मकसद ये है कि यस, जो किया उन्होंने नेट प्राइस ने जो बयान दिया था उसमें यही अल्फाज थे कि दुनिया के तमाम जमहूरी ममालिक को ये रिजेक्ट करना चाहिए, ये जो रशिया ने किया है। तो अच्छा हुआ कि ना हमने उसको रिजेक्ट किया, ना हमने उसको सपोर्ट किया, बल्कि हमने बड़ी वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हम मुल्क की सियासत नहीं करना चाहते हैं और जंग किसी मसले का हल नहीं है। डायलॉग होना चाहिए, यही दुनिया में अच्छे कलमात किए जाते हैं बाकी चीज़ों से बचने के लिए। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछले कुछ साल से हम देख रहे हैं पाकिस्तान और रूस के जो दो तरफा ताल्लुकात है उसमें बेहतरी आई, लेकिन इन हालात में अब अमरीकी प्रेशर भी जारी बात है बढ़ता जा रहा है, आए जा रहा है कि जी पाकिस्तान को मगरबी दुनिया का साथ देना चाहिए। इससे पहले चीन के मामले पर भी हमने देखा जी अमरीकी प्रेशर आता रहा। तो मौजूदा हुकूमत की जो खारिजा पॉलिसी है उससे आप कैसे देख रहे हैं? किसी भी मुल्क की अपनी एक पॉलिसी होती है, वो किसी दूसरे मुल्क का मोहताज नहीं होता है। और खासतौर पर इमरान खान साहब ने जिस तरह अमरीका की आंखों में आंखें डाल के एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, तो आपको नहीं लगता उस एब्सोल्युटली नॉट का जो एक असर था या पावर थी या जो एक साइकोलॉजिकल कहते हैं कि असर होता है, नफसियाती असर होता है, शायद उस असर की वजह से रूस की भी दिलचस्पी हमारे तरफ ज्यादा बढ़ गई? जी, हम क्योंकि रूस की दिलचस्पी, चाइना रूस की कुर्बत और चाइना रूस की अस्करी ताउन, चाइना रूस की खिला में मरबूती, दोनों ने मिल के खिला में अपनी इतनी ताकत मजबूत कर ली है कि अमेरिका को तशवीश हो गई है उस पर। और जब चाइना के हम इतने करीब रहे, रूस अब चाइना के करीब और महंगी के साथ काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की एक लीनिंग आ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर ये फैसला कर लिया है कि वेस्टर्न कंट्रीज से अपने माशी जो उनके ताल्लुकात हैं या उनके जियो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं उसको छोड़ने का मुतामिल हो सकता है। ठीक है, हमें इतनी ज़्यादा पजीराई नहीं मिल रही, ट्रंप ने अभी तक कॉल भी नहीं किया, ये भी दुरुस्त है। अमेरिका जो है हचकोलों के साथ हमसे अपने रिलेशन रखता है, ये भी दुरुस्त है। और ये भी एक मुसम्मम बात है कि हिलरी क्लिंटन ने इस बात पे एक स्टैंप लगा दी बिल्कुल हमेशा के लिए कि पाकिस्तान को हमने इस्तेमाल किया, और जब इस्तेमाल हो गया पाकिस्तान तो हम हाथ झाड़ के वापस आ गए। और यही बात प्राइम मिनिस्टर इमरान भी करते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका हमारा सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है जहां हम एक्सपोर्ट करते हैं। यूरोपियन यूनियन उसके बाद है, चाइना उसके बाद आता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हमारे जो 267 बिलियन डॉलर के कर्जे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, उसमें चाइना का तो हिस्सा बहुत कम है, बल्कि आटे में नमक के बराबर है, बाकी तमाम का तमाम वेस्टर्न कंट्री। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यस, हम इस ब्लॉक का जियो पॉलिटिकल तनाजुर में हम इस तरफ ड्रिफ्ट होते जा रहे हैं, लेकिन माशी लिहाज से अभी उसमें काफ़ी अरसा लगेगा। और हमें क्या ज़रूरत है, हमें अगर जब तक हमारा ये मामला चलता रहता है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसमें और ज़्यादा हम अपने मरबूत इकनॉमिक मामलात को आगे बढ़ाएं, और हम जियो पॉलिटिकल से जियो इकनॉमिक साइड पर हमारी कम से कम मंशा है ये, अभी शायद उसमें टाइम लगे। तो उस लिहाज से तो ठीक है, हम वो मामला सही हमारा होता जाएगा। लेकिन जिस तरह भूचाल आ गया है पूरे दुनिया में, उससे ज़ाहिर है हम भी नहीं बच सकेंगे। ख़ासतौर पे रूस और यूक्रेन के तनाज़ुर में अगर देखा जाए, जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल की एक रिपोर्ट जिसको मैं कोट कर रहा हूँ, और वो है कि ब्रंट ऑयल की 150 तक कीमत हो जाएगी आइंदा आने वाली चंद दिनों में। लेकिन आइंदा चंद दिनों में आने वालों में ये कॉन्फ्लिक्ट भी ख़त्म हो जाएगा जब उसके अहदाफ हासिल हो जाएंगे, रशिया के अहदाफ उसको हासिल हो जाएंगे, तो ये भी मामला खत्म हो जाएगा, हुकूमत चेंज हो जाएगी, जो आगे मंजरनामा नजर आ रहा है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हम पर तो असर, और हमारे जैसे ममालिक पर असर तो उसका आएगा, बल्कि पूरी दुनिया पर आएगा। सोना $70 फी आउंस महंगा हो गया है, ऑयल महंगा हो गया है, स्टॉक एक्सचेंज गिर गए हैं पूरी दुनिया में, सप्लाई लाइन डिस्टर्ब हो रही है। तो ये ज्यादा अरसे ये चलेगा नहीं, और सैंक्शंस तो ज़ाहिर है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखें, ये जारी बात है, जो जंग है ये पाकिस्तान के फायदे में तो नहीं होगी, रूस और यूक्रेन की जंग जो है, तो इसके लिए पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है कि ये जंग के खात्मे के लिए कुछ किरदार पाकिस्तान अदा कर सकता है, आपको लगता है? देखिए, पाकिस्तान वही किरदार अदा कर सकता है जो पाकिस्तान ने ऑफर की सऊदी अरब और ईरान को, तो वही किरदार यहाँ वो अदा कर सकता है। देखिए, इस मामले में हमें एक चीज़ जो समझने की ज़रूरत है, कोई भी मुल्क अपने मजबूत किरदार के साथ उस वक्त आगे मैदान में उतर सकता है जब वो अपने मुल्क में मजबूत हो। हम माशी लिहाज से हमारे दीगर गुण हालात, सियासी हालात में से हमारे दीगर गुण हालात, ज़ाहिर है माशी और सियासी जहाँ हालात ठीक ना हो, वहाँ माशरती हालात से भी मामलात में भी हम हमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो जब ये तमाम चीज़ें हम खुद अपने घर में जब मजबूत नहीं होंगे, तो हम अपने बैरूनी लिहाज से हम अपनी इतनी ज़्यादा मजबूत सफारतकारी कैसे कर सकेंगे
या कैसी हमारी से होगी बिल्कुल। कि जिसमें हम इतने बड़े ममालिक के दरमियान सुलह कराने के लिए पहुंच जाएं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने ये बात करते रहे और करते रहने चाहिए उनको, क्योंकि वो डिप्लोमेसी में वो कहते हैं कि फसाने में हकीकत से ज्यादा हुस्न होता है, हकीकत को बराए मसलहत अफसाना कहते हैं। हकीकत कुछ और है और गुफ्तगू बहरहाल कुछ और। ठीक है जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फैज़ल दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।